नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शैलेश चतुर्वेदी। शैलेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स का सामना इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर और कटक में टेबल टेनिस अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। और शुरुआत करते हैं आईपीएल लीग से ही, जहां चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हो रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स से। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। लखनऊ फील्डिंग कर रहा है। और अगर बात करें ताजा समाचार मिलने तक की, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 114 रन बना लिए हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो है और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ने ही अभी तक एक मैच खेला है। दोनों का ही दूसरा मैच है ये। लखनऊ क्योंकि एक मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना जीत चुका है और चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के साथ हार चुका है। बिल्कुल। तो दोनों टीमों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरह की शुरुआत की है, बहुत ही कमाल की शुरुआत है। और पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा खेले थे और इस मैच में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। और 10 ओवर में अगर आप 114 रन बना रहे हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 200 के पार स्कोर जाएगा, जो किसी भी जगह बहुत बड़ा स्कोर है। और चेन्नई ने एक बार फिर से दिखाया है कि जब अपने घर में वो खेलते हैं तो बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। लगभग 4 साल के बाद चेन्नई टीम अपने घर में खेल रही है। और जो चेन्नई का एक फोर्ट कहा जाता था, किला कहा जाता था कि जहां पे एमएस धोनी की टीम को हराना नामुमकिन माना जाता था, एक बार फिर से पिछले साल बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था चेन्नई का, लेकिन इस बार फिर से जैसे ही अपने दर्शकों के सामने ये टीम आई है, बहुत ही अलग तरह का प्रदर्शन कर रही है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में भी जिस तरह की पारी खेली थी और आज भी जिस तरह की पारी खेली है, यकीनन वो भारतीय टीम में आने का अपना दावा और मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल कहा आपने कि जो होम एडवांटेज है वो चेन्नई की टीम को मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक वो बूस्ट करता है जब बिल्कुल और बाकी टीमों को ऐसा होम एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन चेन्नई टीम जब चेन्नई में खेलती है तो बिल्कुल बाकी टीमों के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखाई देती है, जो आज भी नजर आ रहा है। पलड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चेन्नई का भारी है। अगर आप 200 के पार जाते हैं और नॉर्मली चेन्नई की पिच अभी कैसा बर्ताव करेगी ये नहीं पता, लेकिन जो ट्रेडिशनल चेन्नई की पिच है उसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। और उस समय सेकेंड इनिंग्स में चेन्नई के खिलाफ 200 पार करना आसान नहीं होगा, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। जी, ये बात तो हुई आज के मैच की। और अब हम बात कर लेते हैं जो कल मैच हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसी की शानदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग में शुरुआती जीत दर्ज की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने 172 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, लेकिन विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने पहले विकेट के लिए 148 रन जोड़कर इसे आसान कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 16 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट पर 172 रन बनाकर जीत दर्ज की। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई की टीम का स्कोर 6 ओवर में 3 विकेट पर 20 रन था। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 46 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन बनाए। तिलक वर्मा ने नेहल वढेरा के साथ 5वें विकेट के लिए 50 रन और अरशद खान के साथ 7वें विकेट के लिए 17 गेंदों पर 48 रन की नाबाद साझेदारी करके टीम का स्कोर 7 विकेट पर 171 रन तक पहुंचाया। आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू में बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम 9 ओवर में 109 रन लुटाए।
सिराज की कसी हुई गेंदबाजी के सामने मुंबई की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और उसकी टीम पावर प्ले में केवल 29 रन बना पाई और इस बीच उसने 3 विकेट गंवाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की और पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 53 रन बनाए। कोहली ने इसके बाद 11वें ओवर में स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। उन्होंने 38 गेंदों पर आईपीएल में अपना 50वां अर्धशतक पूरा किया। हालांकि दिनेश कार्तिक खाता भी नहीं खोल पाए। ग्लेन मैक्सवेल ने लगातार 2 छक्के लगाए, जबकि कोहली ने विजयी छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। तो आईपीएल में अगर देखें तो कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए कई बार ऑडियंस जो है आती है, और ऐसे में अगर विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपना 50वां अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर। और अगर देखें दिनेश कार्तिक जो कि पहले आईपीएल में धूम मचा रहे थे, वो हालांकि अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और कहीं न कहीं सूर्य कुमार यादव, उनकी जो खराब परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर भी अभी पीछा नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छी बात है विराट कोहली की बैटिंग, और इस आईपीएल में अभी तक जो ट्रेंड दिखाई दिया है उसमें यह है कि जिस टीम के ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो जीत रही है। क्योंकि आप देखिए कि जब मुंबई इंडियंस जो हमेशा हर बार आईपीएल में वन ऑफ द फेवरेट टीम होती है, पहले 3 विकेट उनके 20 रन पे गिर गए थे, यानी आपकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी की तरफ से पहले विकेट के लिए इतने रन जुड़ गए कि उसके बाद अगर दिनेश कार्तिक जल्दी भी आउट हो गए तो उनको उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो विराट कोहली ने बहुत ही कमाल की पारी खेली है, और पिछले कुछ समय से चाहे इंटरनेशनल मैचेस हों या किसी भी तरह के मैच हों, विराट कोहली ने दिखाया है कि वो जो बीच में थोड़ा सा उनका लीन फेज आया था, थोड़ा कमजोर पक्ष था उसमें, उसको उन्होंने पार कर लिया है, और अब वापस वही विराट कोहली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ये बाकी टीमों के लिए एक तरह से थोड़ा खतरे की घंटी है। अगर विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में है तो बाकी टीमों के लिए भी आसान नहीं होगा। तो जिस तरह ओपनर्स ने खेला उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था इस मैच में। जी, और अब बात कर लेते हैं कल होने वाले मैच की। तो कल एकमात्र मैच होगा दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। और अगर देखें तो दिल्ली जो है हार चुकी है लखनऊ से, और गुजरात हरा कर आया है चेन्नई को। बिल्कुल। तो दोनों टीमों में किस तरीके का देखते हैं आप? दिल्ली को देखना पड़ेगा उनकी खास तौर पे फास्ट बॉलिंग। उनके पास उस तरह का अभी फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा है जो शुरुआती ओवर्स में सामने वाली टीम पे बहुत ज्यादा असर डाल सके। वो उम्मीद है जो उनके पास बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, खलील है उनके पास। और दूसरी तरफ गुजरात ने अच्छा परफॉर्म किया है। केन विलियमसन, हालांकि उनकी चोट का गुजरात को असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गुजरात टीम का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दोनों टीम का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, केन विलियमसन के बजाय भी गुजरात टीम की बैटिंग अच्छी है, लेकिन दिल्ली की बॉलिंग को थोड़ा एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आईपीएल से आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें अभी का लेटेस्ट स्कोर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट खो दिए हैं, 12वें ओवर में 121 रन बना लिए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अभी आपने बताया आउट हो चुके हैं, इसके साथ ही डेवन कॉनवे भी आउट होकर पेविलियन जा चुके हैं। और अब बात करते हैं टेनिस की। आज जारी हुई एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें मियामी ओपन में कार्लोस अल्कराज की हार का फायदा मिला है। मियामी ओपन के सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज की हार के बाद नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर लौट आए हैं। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले मोंटे कार्लो मास्टर्स के परिणामों से एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 प्रतिस्पर्धा में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि अल्कराज पर जोकोविच की बढ़त 380 अंकों की है। हालांकि अल्कराज मोंटे कार्लो में वापसी के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें एक बार फिर नंबर 1 स्थान हासिल करने का मौका मिल सकता है। स्पेन के कार्लोस ने 2 हफ्ते पहले जोकोविच को शीर्ष स्थान से हटा दिया था। 2022 यूएस ओपन जीतने वाले 19 वर्षीय अल्कराज एटीपी इतिहास में सबसे युवा विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। चोट के कारण एटीपी फाइनल से बाहर होने के बावजूद वह पिछले वर्ष शीर्ष पर काबिज रहे थे। जोकोविच के ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद अल्कराज नंबर 2 पर खिसक गए। अल्कराज ने अपने करियर के दौरान विश्व नंबर 1 के रूप में कुल 21 सप्ताह बिताए हैं।
नोवाक जोकोविच को कोविड वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला था, जिस कारण वह पिछले साल की तरह इस बार भी मियामी ओपन में भाग नहीं ले पाए। ऐसे में टूर्नामेंट में उनके रैंकिंग अंकों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अल्कराज को होने वाले अंकों के नुकसान से जोकोविच को फायदा हुआ है। जोकोविच इतिहास में सर्वाधिक हफ्तों तक टॉप पर रहने वाले खिलाड़ी हैं। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। मतलब आप कुछ भी न करके कई बार आगे निकल जाते हैं। बहुत कई बार जरूरी होता है कि आप कुछ ना करें क्योंकि सामने वाला आपके लिए कुछ ना कुछ कर देता है। लेकिन जोकोविच जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो कुछ नहीं करके नंबर 1 बिल्कुल नहीं बने रहना चाहेंगे और जल्दी ही जो अगला टूर्नामेंट है उसमें दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने होंगे और उसमें ये देखना होगा कि जोकोविच किस तरह का परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात सही है कि वो अगर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है टॉप पे रहने का सबसे ज्यादा समय, तो वो उसके हकदार हैं और वो लगातार बहुत ही कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। और कोविड वैक्सीन की भी जहां तक बात है वो हम अड़े रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी। हालांकि हम भारतीय चाहेंगे कि हर कोई वैक्सीन लगाए और कोविड से कोविड फ्री रहे। लेकिन उनको पता था कि उनको काफी नुकसान होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल पाए, कई टूर्नामेंट में उनको नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी जिद थी या जो भी कह लें कन्विक्शन था, उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन अब ठीक है, बिना खेले भी वो नंबर 1 हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वो ये पोजीशन बनाए रखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो नोवाक जोकोविच जो है कोई ऐसे ही टॉप 10 या टॉप 5 या फिर टॉप पर नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा कि उनका कुछ ना करना भी कुछ ऐसी हाँ, कई बार ना करना आपके फायदे में हो जाता है। लेकिन जोकोविच ऐसे नहीं है जो ना करके टॉप पे रहना चाहें। वो डिजर्व करते हैं टॉप पे रहना, दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। तो यकीनन वो ये चाहेंगे कि अगले टूर्नामेंट में वो जीत कर ये कहें कि नहीं, मैं इसका हकदार था और मैं चुपचाप बैठ के नंबर 1 नहीं बना हूं, मैं खेल कर नंबर 1 बना हूं। मैं किसी दूसरे की हार से नंबर 1 नहीं हूं, अपनी जीत के साथ मैं शीर्ष पर हूं। बिल्कुल। डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन का खिताब जीता है। पुरुष सिंगल्स में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए उन्होंने इटली के जानिक सिनर को 7-5, 6-3 से हराया। इस सत्र में खेले गए 5 फाइनल में मेदवेदेव का ये चौथा खिताब है। सीजन में अब तक उन्होंने रॉटरडैम, दोहा और दुबई में ट्रॉफी जीती है। इससे पहले महिला सिंगल्स में 2 बार की विंबलडन विजेता चेक गणराज्य की पेत्रा क्वेतोवा ने मियामी ओपन का खिताब पहली बार जीता है। तो जिस तरह से युवा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी हमने मतलब अल्कराज का भी देखा है, 19 वर्षीय मतलब सबसे युवा खिलाड़ी रहे हैं जो एटीपी में शीर्ष पर। बिल्कुल। और मेदवेदेव को खासतौर पर हार्डकोर्ट का बहुत कमाल का खिलाड़ी माना जाता है और उनके बैकहैंड बहुत ही कमाल के होते हैं और उसी अपनी ताकत की बदौलत वो ये खिताब जीते हैं। और जैसा आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि 5 टूर्नामेंट में हर बार वो फाइनल में पहुंचे हैं और 4 जीते हैं, तो ये इसी से दिखाता है कि वो किस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर और कटक में टेबल टेनिस अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य भर में टेबल टेनिस केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। श्री पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल से कल मुलाकात के दौरान ये बात कही। तो भारत में अब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और इन मतलब जो बड़े बड़े खेल हैं, इनके अलावा भी दूसरे खेलों पर ध्यान दिया जा रहा है और खासकर सरकारें इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। बिल्कुल। और ओडिशा ने लगातार बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे शूटिंग हो। बल्कि ओडिशा ने एक तरह से अपने नवीन पटनायक को खेलों के लिए जाना जाएगा हमेशा के लिए। और बल्कि इलेक्शन कैंपेन में खेलों को नवीन पटनायक ने इस्तेमाल किया है। तो खेलों के लिए बहुत अच्छी बात है कि राज्य इस तरह से आगे आ रहे हैं और जितने राज्य आगे आएंगे भारत हमें लगातार खेलों में ऊपर और ऊपर जाएगा। जो मेडल की जो टैली भी होती है उसमें भी कहीं न कहीं देश अब और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और ज्यादातर राज्य अब खेलों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उड़ीसा लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है केंद्र सरकार से प्रेरणा लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शैलेश, तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ अपनी राय साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। श्रोता, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। कल शाम 8:30 पर दोबारा मुलाकात होगी।
इजाजत दीजिए जागृति शर्मा को। नमस्कार।